इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है और सब एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं। इकराम फिरदौस को अपनी गाड़ी में बैठाता है। उसका एक सिपाही पहले से बैठा होता है और वो थाने की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। इकराम के मोबाइल की बेल बजती है। मोबाइल पर आने वाली कॉल रिसीव करता है। इकराम, हेलो, हाँ जी रमशा, कैसी हो? रमशा, ठीक हूँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने फ़ोन किया है? इकराम, भाई तुम्हारे घर का नंबर जो आया है मोबाइल में। अच्छा, घर से कोई और भी तो फ़ोन कर सकता है। इकराम, जी नहीं, तुम्हारे घर से सिर्फ तुम्हारा ही फ़ोन आता है, मेरे पास किसी और का नहीं आ सकता। रमशा, अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? इकराम, बाय द वे, तुमने फ़ोन क्यों किया है? रमशा, हाँ, मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि क्या हुआ, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का कहाँ तक पहुंची? हम सब लोगों को बहुत बेचैनी हो रही। इकराम, समझ लो कातिल तक पहुंच गया, बस चंद सबूत और हाथ लग जाएं, फिर मेरा हाथे होगा और उसका गिरेबान। मुक्का बनाकर फिरदौस की तरफ देखता है। रमशा, अच्छा, चिल्लू सही है। ऐसा करो कि संडे को तुम घर आ जाओ, फिर तफसील से बात करेंगे। आओगे ना? इकराम, संडे को? सोचते हुए, चिल्लू सही है, मैं आ जाऊंगा, तुम घर पर ही होगी ना? रमशा, हाँ, मैं घर पर ही होंगी। इकराम, चिल्लू सही है, फिर मैं आता हूं संडे को, ओके बाय। रमशा, बाय बाय। इकराम फिरदौस को थाने छोड़कर अहमद अब्बास के इस बंगले पर जाता है जहां कनवल और सैफ का कत्ल हुआ था। इस बंगले को पुलिस ने सील किया हुआ था। कोई भी गैर मुतालिका शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। इकराम अंदर दाखिल होता है तो तमाम सिपाही इसे सलवट करती है। वो उनका जवाब देता हुआ अंदर दाखिल हो जाता है और इस कमरे में जाता है जहां दोनों का कत्ल हुआ था। इस कमरे में दोनों के जमीन पर बने हुए हैं। वो खुद भी वहां कोई ऐसी चीज ढूंढता है जिससे मालूम हो कि कत्ल इस चीज से किया गया है, मगर वहां ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। इस कमरे के साथ अटैच बाथ था जिसमें एक रोशनदान था। इकराम बाथरूम का दरवाजा खोलकर इस रोशनदान को देखता है और इसी रोशनदान को कमरे से बाहर आकर देखना है। इस रोशनदान के नीचे दीवार पर चंद खराशें नजर आती हैं। ऐसा लगता था कि इस दीवार पर किसी ने चढ़ने की कोशिश की हो। वो फौरन समझ जाता है कि कातिल इसी रास्ते से कमरे में दाखिल हुआ होगा, क्योंकि रोशनदान भी काफी बड़ा था, इतना बड़ा था कि इसमें से कोई शख्स भी बासानी गुजर सकता था। लेकिन इसके ज़हन में यह सवाल उभरा कि वो कातिल घर में किस तरह दाखिल हुआ। इकराम के ज़हन में आता है कि वो जीने के रास्ते अंदर आया होगा। ये सोच कर वह जीने की तरफ जाता है। जीना चढ़कर जब वो ऊपर जाता है तो वहां पहुंचकर उसे अफसोस होता है, क्योंकि ऊपर का रास्ता बंद होता है। वहां गर्ल लगी हुई थी जो कि वैलिड हुई थी। इकराम अफसुर्दा होकर वापस नीचे की जानिब आता है तो उसकी नजर आतिशदान पर पड़ती है। ये आतिशदान बाथरूम के रोशनदान से कुछ फासले पर था और उसके साथ वो कमरा था जिसमें लबन को बंद किया गया था। इकराम अभी आतिशदान के पास जा ही रहा होता है कि इसके कानों में शोर की आवाज आती जो कि बाहर से आ रही थी। इकराम बाहर आकर देखना है कि एक शख्स सिपाही से उलझ रहा होता। ये शख्स देखने में खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट दिखाई देता है। वो इन दोनों के पास आता। इकराम सिपाही से, क्या बात है, क्या हो रहा है, ये कौन है ये आदमी? सिपाही, सर जी, ये कहता है कि ये घर उसका है और मैं इसका मालिक हूं। और सर जी, इस बंगले को देखने और इसका मुंह देखिए, दूर फुटी मुंह है। इकराम डांटते हुए अंदाज में बशीर खींचकर। सिपाही, सारी सर। इकराम आदमी से, क्या अच्छा तो आप इस बंगले के मालिक हैं, क्या नाम है आपका? आदमी, मुझे अहमद अब्बास कहते हैं। इकराम, अरे तो आप हैं अहमद अब्बास, प्लीज गिव मी योर CNIC। अहमद अब्बास अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर इकराम को देता है।